हाय फ्रेंड्स, किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मुझे जान चाहिए। मिडिल क्लास लड़की सिलबिल उर्फ यशोदा उर्फ वर्षा को हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। वह अपने शौक को कैरियर बनाने पे तुली है और इसके लिए उसने काफ़ी बगावत कर ली है। अब तक हमने जाना कि घर से निकलने के बाद सिलबिल के पास कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अब उसके पास एक पता है। आगे जानते हैं उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ। पज पंखुड़ी की धार से समी का पेड़ काटोगे। हर्ष से पहला वैचारिक मतभेद दूसरे वर्षांत पर ब्रेसट के कारण हुआ था। गर्मियों में हम पुंटीला कर रहे हैं। शशांक मुखोपाध्याय एक शाम को श्री राम सेंटर में कॉफ़ी की चुस्की लेकर बोले, मुझे तुम दोनों का सहारा है। वामपंथी शशांक युगांतर के संचालक थे और अपनी विचारधारा के अनुरूप सिर्फ प्रतिबद्ध मंचन करते थे। उनके हर प्रदर्शन की शुरुआत में सारे कलाकार मंच पे आकर सामूहिक रूप से बेस्ट की कविता ड्रामा निगार का नगमा का पाठ करते थे। मैं हूँ नाटककार, दिखाता हूँ जो मैंने देखा है मैंने कैसे इंसान को बेचा जाता है। इंसानों के बाजारों में मैं वही दिखाता हूँ। मुझे परिवार के साथ गोवा जाना है, हर्ष बोला, पर मैं 3-1 हफ्ते के लिए अपना कार्यक्रम बदल दूंगा। वर्षा, शशांक ने 4 मीनार की सिगरेट सुलगाते हुए उसकी ओर देखा। मुझे लखनऊ जाना है, वर्षा ने बचने की कोशिश की। 2-3 हफ्ते बाद चली जाना, शशांक ने जोर दिया। माफ़ करे, ब्रेस्ट के नाट्य सिद्धांत में मेरा विश्वास नहीं है। शशांक और हर्ष दोनों उसकी ओर देखने लगे। मतलब? शशांक बोला। एक दर्शक के रूप में मैं अलगाववाद से सहमत नहीं हूँ। मैं जिस नाटक को देख रही हूँ उसके प्रति मंचन के दौरान आलोचनात्मक रुख नहीं अपना सकती, वर्षा ने नरमी से कहा। तुम कहना चाहती हो कि एलिनेशन से ब्रेस्ट की मंचोपयोगिता कम हुई है? हर्ष ने पूछा। मंचोपयोगिता नहीं, मंच प्रभाव। हर्ष आवेश में आ गया। अब एक प्रबुद्ध युवती के रूप में भी अपना विचार बता दो। वर्षा ने उसकी ओर देखा, फिर संतुलित स्वर में कहा, उनके नाटकों का सौंदर्य बोधीय आधार काफी छिन्न है। तुम जिस शब्दावली का व्यवहार कर रही हो वह बुर्जुआ, हास्योन्मुख और उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है। शशांक उठते हुए बोले, आओ हर्ष, हम रीटा से बात करते हैं। वर्षा अपनी मेज पे बैठी रही। शशांक एवं हर्ष रीटा के साथ जा बैठे। कुछ देर बाद दोनों उठे और बाहर निकल गए। हर्ष ने उसकी ओर नहीं देखा। हर्ष, मैं यह क्या सुन रही हूँ? पिछले सत्रारंभ में वर्षा ने रविंद्र भवन के पार्किंग स्थल पर हर्ष को घेर लिया। तुम सूर्यभान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो। विद्यालय की कार्यकारिणी समिति में रिपटरी का एक प्रतिनिधि होता था। परंपरा थी कि रिपटरी चीफ को ही सर्वसम्मति से मनोनीत कर दिया जाता था। हाँ, पर क्यों? हर्ष ने उसकी ओर देखा। क्यों नहीं? तुम बुनियादी तौर पे एक एक्टर हो। अपनी शक्ति उस क्षेत्र में लगाओ जो तुम्हारी पहली प्राथमिकता है, वर्षा बोली। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा। हर्ष सीट पे बैठ गया। तुमसे तुम्हारा कौन सा अधिकार छीना गया है? तुम्हें रिपटरी में मनपसंद रोल नहीं मिलते? तुम्हें बी से ए ग्रेड नहीं दिया गया? सिर्फ मेरी बात नहीं, दूसरों के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। दूसरे कौन? वर्षा ने बल दिया। हर्ष चुप रहा। तुम स्नेह और चतुर्भुज की बात कर रहे हो? स्नेह रिपटरी के लिए चंद्रगुप्त करना चाहते थे, पर उनके 3 वर्ष पहले किए गए मुद्रा राक्षस का अनुभव अच्छा नहीं माना गया, इसलिए यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। निर्देशक को किसी विशेष मंचन के लिए ही अनुबंधित किया जाता था, इसलिए चतुर्भुज को पूरे सत्र के लिए लेना संभव नहीं था। अभिनेता के रूप में उनके सामने सी वर्ग का प्रस्ताव रखा गया था, पर वह सीधे बी वर्ग चाहते थे। विशेषज्ञ समिति ने इसे स्वीकार नहीं किया था। इस जगह के और भी कई प्रत्याशी थे जिनके दावे वैध माने गए। हाँ, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। कार्यकारिणी में तुम अकेले उनके लिए आवाज उठाकर उन्हें इंसाफ दिला लोगे? वर्षा का स्वर मुलायम था, पर हर्ष तिलमिला गया। तुम सूर्यभान की हिमायत क्यों कर रही हो? वर्षा ने उसके हाथ पे हाथ रख दिया। क्योंकि तुम अभिनेता के रूप में अपनी जगह को नुकसान पहुंचा सकते हो। उसका स्वर तरल हो आया था। यथास्थिति के तुम्हारे जैसे पैरवीकारों की वजह से ही आज देश की यह हालत है, हर्ष ने किक मारी। तुम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हो। इंजन की गुर्राहट पे वर्षा ने अपना स्वर ऊंचा किया। अभिनेता के रूप में तुम्हें अभी आगे जाना है।
अर्धचंद्राकार निशान पीछे छोड़ता हुआ हर्ष गेट से बाहर निकल गया। अंतोगत्वा गुप्त चुनाव हुआ। हर्ष को सिर्फ 3 मत मिले। सूर्यभान के साथ संबंध में गांठ पड़ गई। मित्रता के प्रारंभिक दौर के बाद वर्षा को हर्ष के साथ अच्छे रेस्टोरेंट में जाना पसंद नहीं था। अव्वल तो वर्षा का बटुआ हल्का होता था और अगर महीने में 2-1 बार वह बिल देना भी चाहती तो हर्ष ऐसा नहीं होने देता था। जरा सा कुछ मंगाओ तो 20-25 रुपए देखते देखते खर्च हो जाते, जो वर्षा को खलता था। वह मोहन सी प्लेस से कॉफी हाउस का प्रस्ताव रखती तो हर्ष वीटो कर देता। वहां मुझे घुटन होती है तो छत पे बैठ के पियेंगे। एक बार वर्षा ने कहा, धूप होगी, शाम के 6 बजे हैं, अब क्या धूप होगी। दीवार के बगल की मेज पे जा बैठेंगे। नहीं, रैबिल चलेंगे। बौद्धिक पसंद में भी हर्ष की जिद्दी चलती। वर्षा टेनिस विलियम्स की प्रशंसा करती तो वह आर्थर मिलर की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने लगता। वर्षा जीवन में किसी धार्मिक नैतिक धुरी की आवश्यकता रेखांकित करती तो हर्ष का प्रतिवाद होता, धर्म जिंदगी की आंखों पर लगा रंगीन चश्मा है। वर्षा को अनमैरिड वुमेन फिल्म का अंत भी सार्थक लगा, जहां चित्रकार प्रेमी की संगनी बनी रहने के बजाय नायिका ने अकेली स्वावलंबी जिंदगी का वर्णन किया। और जिल क्लेवर्ग का अभिनय भी। तो हर्ष ने फेमिनिस्ट क्रैप और क्रूप भेड़ कहकर दोनों बातें खारिज कर दी। उसने तर्क दिए तो हर्ष ने बीच में ही उपहास के ढंग से उसकी कमीज का ऊपरी बटन खोलकर देखा। अरे, तुमने अभी तक अपनी ब्रा जलाई नहीं। कालांतर में उसे ब्रा बर्नर कहकर पुकारा जाने लगा। देखिए, नृत्य में मस्त मयूर, कहते हुए वर्षा ने मोर के जैसी भाव भंगिमा अपना ली। हर्ष ने उसके पीछे पीछे मंच का एक चक्कर लगाया, फिर थकान की सांस लेकर कहा, वन कन्या, और कितनी दूर है तुम्हारी कुटीर। चपल प्रफुल्लता से आगे आगे चलती हुई वर्षा मुस्कुराई। बस नरेश आ ही गया समझिए। इस उपवन के बाद निर्मल निर्झर है, उसके बाद हरित अमराई है, फिर सरसों के पीले पीले खेत है, फिर पावन सरोवर है, फिर गणेश जी का मंदिर, उसके बाद फिर निर्मल निर्झर है, फिर हरित अमराई है, फिर सरसों के पीले पीले खेत है, फिर पावन सरोवर है, फिर योग माया का मंदिर है। बस बस आ ही गया समझिए। हर्ष हल्की मुस्कान से उसे देखता है। देखिए हिरन सावक, वर्षा उमंग से कहती है और हिरन की अनुकृति में मंच का एक चक्कर लगाती है। सर, जब वह नाचती है तो मैं क्या करूं? हर्ष ने किंचित रूखे स्वर में अंग्रेजी में पूछा। श्री मेनन ने अंग्रेजी में ही उत्तर दिया। एक राजा जो अपनी राजधानी से सुदूर जंगल में आया है, एक प्रकृति पुत्री को अपने परिवेश से जुड़ा देखकर अभिभूत है। यह भोली भावती युवती कोयल की बोली सुनकर वैसे ही प्रतिध्वनि देती है, सरसों को हवा में झूमते देखकर अपनी देह को वैसे ही थिरकाती है। यह देखकर राजा की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पूरे दृश्य में यही चलता है, हर्ष ने नापसंदगी से कहा। अपने सारे रूप में संस्कृत नाटक क्या है? खाली स्पेस में अभिनेता का शरीर। दर्शक की आंखों में इन्हीं मुद्राओं छवियों से एक विजन बनता है जो अंततः चक्षु काव्य की रचना करता है। बोले जाने वाले शब्द का संगीत, भाव भंगिमाओं में अनुदित हुए नाटक के बिंब, संगीत और नृत्य से प्रदर्शन अपना अस्तित्व ग्रहण करता है, अपने आप में एक संपूर्ण रंग भाषा है। यह नाटक मुझे नापसंद है, इस रोल से मुझे नफरत है। शाम को मंडी हाउस के चाय घर में बड़ा सा घूंट लेकर हर्ष ने करवाहट से कहा। वर्षा देखती रह गई। उसकी ऐसी सख्त प्रतिक्रिया उसने पहली बार देखी थी। नाटक में कैसी मोहक विजुअल पोएट्री है, वर्षा ने प्रतिवाद किया। वह तुम्हें मोहक इसलिए लगी क्योंकि तुम्हारी भूमिका से उपजती है। वर्षा को ऐसा लगा जैसे हर्ष ने उसके वक्ष पे घुस्सा मार दिया हो। हर्ष, वह आहत भाव से उसे देखती रह गई। आई रियली हेट दिस संस्कृत सिट। हर्ष ने 3-4 बड़े घूंटों में गिलास खाली कर दिया। अगर तथाकथित जड़ों की तलाश और पुनरुत्थान का तकाजा न हो तो पूरे संस्कृत में एक नाटक नहीं है जो पश्चिम के मुकाबले खड़ा हो सके। वह सिगरेट ढीली करते हुए तंबाकू निकालने लगा। तुम क्या कह रहे हो? वर्षा स्तंभित रह गई। शकुंतला और मुद्रा राक्षस क्लासिक्स नहीं है, यह तुम वर्नाक्यूलर वालों का ढकोसला है। हर्ष ने पहली बार अपने को उसकी बिरादरी से अलग किया था। होता क्या है शकुंतला में? 20 मिनट के एकांकी की कहानी है जिसे 2.5 घंटे खींचा गया है। और नाटकीय विकास कैसे होता है? दुर्वासा के श्राप से। दुष्यंत के सामने एक प्रतिनायक खड़ा करते तो कुछ नाटकीय संघर्ष होता, पर नहीं, वहां तो संघर्ष की अवधारणा ही नहीं, रस सिद्धांत माई फुट। और तुम्हारा मुद्रा राक्षस, आधा नाटक हो जाता है पर चरित्रों के पारस्परिक संबंध ही साफ नहीं होते। मोटिवेशन क्या है? राक्षस को मंत्री बनाना? पूरे आर्यावर्त में और कोई नहीं रह गया था? नो इनसाइड, नो लॉजिक। अब मिट्टी की गाड़ी पर भी आप अपनी कीमती राय दे दो, वर्षा ने मुस्कान दबाते हुए कहा।
मिट्टी डालो मिट्टी की गाड़ी पे। दरअसल एब्सर्ड थिएटर वालों को उसे क्लेम करना चाहिए। कहीं प्रेम कहानी है, कहीं क्रांति है, कहीं साला राजा का साला है। नो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, नो थीमेटिक थ्रस्ट। उसने पुड़िया से चरस की गोली निकाली और जलती तिलियों से पिघलाने लगा। जेब में पुड़िया रखना उसने हाल ही में शुरू किया था। वर्षा चुपचाप देखती रही। वह तंबाकू मिला रहा था। मैं जानता हूं मेरी बात तुम्हें जहर लग रही है। ऐसी कटुता और अतर्क संगति उसने हर्ष में पहली बार देखी थी। यह सब सूर्यभान की कारस्तानी है। लंबा कर्ज खींचकर हर्ष बोला, ऐसा नहीं हो सकता। रिपर्टरी कंपनी का दूसरा समूह रॉयल शेक्सपियर थिएटर से आए एंडरसन के निर्देशन में किंग लियर का पूर्वाभ्यास कर रहा था। संस्कृत नाटक पंखुड़ी की धार और समी का पेड़ की रिहर्सल 2 सप्ताह पहले शुरू हुई थी और मेनन ने सारे कलाकारों के पाठन के बाद अपनी कास्ट का चुनाव किया था। ऐसा नहीं हो सकता। सितार के तारों की तरह हर्ष का स्वर कुछ कस गया। चरस का असर रहा होगा। मेनन पूरे देश में सम्मानित निर्देशक है। उन्हें कास्टिंग को लेकर पहले से ऐसा सुझाव दिए जाए, यह बात नहीं सोची जा सकती। यहाँ बुलाए गए निर्देशक को कैसा सम्मान और सुविधा मिलती है यह तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। वैसे भी अपनी मर्जी के विरुद्ध मेनन ऐसा सुझाव मान लेंगे, यह मैं स्वीकार नहीं कर सकती। सूर्यभान को किंग लियर की भूमिका ऐसे ही मिल गई। हर्ष ने उसकी ओर देखा। वह इस भूमिका के लिए तुमसे ज़्यादा उपयुक्त है। वर्षा ने निगाह नहीं चुराई। एक पल जैसे स्थिर हो गया। कैसे? पहली बात यह कि वह तुमसे उम्र में बड़े हैं। दूसरी बात यह कि मुझसे बेहतर अभिनेता हैं। कह दो। हर्ष, तुम्हें क्या हो गया है? वर्षा के स्वर में उलझन थी और खेद की छाया। मुझे कुछ नहीं हुआ है, हर्ष ने कस खींचा। जब से इंडिया टुडे में तुम्हारा राइटअप छपा है, तुम्हें कुछ हो गया है। सत्र के शुरू में इस पत्रिका ने हर कला क्षेत्र के ऐसे क्रियाशीलों पे आवरण कथा छापी थी जो अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके थे और अब जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे श्रेष्ठतर उपलब्धियां अपेक्षित थी। रंगमंच का प्रतिनिधि वर्षा को चुना गया था। उसके कई रंगीन चित्रों के साथ इंटरव्यू भी छपा था। कुछ देर चुप्पी रही। वर्षा का अवसाद बोझिल होने लगा। उन दोनों के बीच इस किस्म का तनाव आ जाएगा, उसने कभी सोचा नहीं था। मैं चलती हूँ। ठंडी सांस लेकर वह उठ खड़ी हुई। हर्ष ने न उसे रोका, न सुपर बाजार के स्टॉप तक छोड़ने की पेशकश की। पूर्वाभ्यास के कुछ सप्ताह कठिन रहे। जब प्रमुख अभिनेता का नाटक तथा अपनी भूमिका को लेकर ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण हो तो नायिका पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। नाट्य व्यापार की यह एक और गुत्थी वर्षा के सामने उजागर हुई। क्या हर्ष का रुख वैध है? वर्षा ने सोचा। अगर कोई पेशेवर अभिनेता है तो उसके सामने ऐसी स्थिति भी आएगी जहां उसे मनमाफिक जिंदगी से बृहत्तर भूमिका नहीं मिलेगी। विभिन्न प्रकार की विभिन्न महत्व की भूमिकाएं करना भी तो कलात्मक प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। या रिपर्टरी कंपनी में आने या अभिनेता के रूप में स्थापित हो जाने के बाद प्रशिक्षण का दौर खत्म मान लिया जाए? सिर्फ नायक प्रधान एक केंद्रीय चरित्र से दैदीप्यमान नाटक ही किए जाएं? वर्षा ने अपने मन को टटोलने की कोशिश की। क्या अब से कुछ वर्ष बाद ही अपेक्षाकृत अकेंद्रीय भूमिका करने के लिए उत्साह से तत्पर रहेगी? वर्षा 1 मिनट। वह लंच के बाद बाहर निकल रही थी जब सूर्यभान ने उसे टोका। वह अंदर उनके कमरे में गई तो उन्होंने दराज से एक फाइल उसके सामने रख दी। इत्मीनान से देखो, कहकर वह बाहर निकल गए। वर्षा ने फाइल खोली। पंखुड़ी की धार और समी का पेड़ की नाट्य समीक्षाएं थी। पिछले 3 दिनों में एक उसने देख ली थी और 1-2 के बारे में सुना था। स्टेट्समैन ने संस्कृत नाटक उठाने के लिए रिपर्टरी कंपनी को साधुवाद दिया था। मेनन के काम के परिप्रेक्ष्य में मंचन को आंकते हुए उसे एक महत्वपूर्ण देशांतर घोषित किया था। यहाँ से वर्षा वशिष्ठ का नया कला सोपान शुरू होता है। वह निसंदेह राजधानी की भावपूर्ण संवेदनशील अभिनेत्रियों में विशिष्ट है। वे विजय स्तंभ उनकी अभिनय सामर्थ्य के कीर्तिमान हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कालीगुला का पतन शीर्षक से दूसरे, तीसरे और चौथे पैरा में हर्ष की धज्जियां उड़ाई थी। फिर यथार्थ परक से बिल्कुल भिन्न प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए वर्षा की सराहना की थी। हिंदुस्तान टाइम्स, पैट्रियट, नेशनल हेराल्ड इत्यादि सभी में वर्षा की सराहना की गई थी। यो हिंदी कतरने भी साथ लगी थी, पर रोचक सच्चाई यह थी कि हिंदी रंगमंच की गंभीर चर्चा में हिंदी प्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। उनका कहीं जिक्र भी नहीं होता था। हर्ष की मुख्य रूप से निंदा ही हुई थी। वर्षा ने फाइल बंद कर दी। मुंह से ठंडी सांस निकल गई। शालिनी कात्यायन। हर्ष ने चतुर्भुज के घर में कड़वा ठहाका लगाया। बेचारी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई। शास्त्रीय गायिका बनना चाहा तो साल भर बाद उत्साह ने शागिर्दी छीन ली। रेडियो में प्रोड्यूसर बनी तो डिसमिस हुई। किसी तरह शादी हुई तो साल भर बाद पति ने छोड़ दिया। हर क्षेत्र में लात खाने के बाद इंडियन एक्सप्रेस में ड्रामा क्रिटिक बन गई। लेकिन वह अचानक तुम्हारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई? अनुपमा ने चाय का घूंट लेकर अर्थ भरे स्वर में कहा। कुछ समय पहले तो तुम्हारी खूब तारीफ करती थी। हर्षवर्धन, आदित्य और सूर्यभान को पीछे छोड़ रहा है।
हर्ष मुस्कान के साथ सिगरेट से तंबाकू निकालने लगा। तुम्हारे साथ त्रिवेणी में गप्पे लगाते भी मैंने देखा था। चतुर्भुज चरस की गोली पिघलाते हुए हंसे। उस दिन खास तौर से बनी ठनी थी। हर्ष, ऐसा भी क्या राज है? स्नेह बोले। यार जरा सी बात है, वह दोस्ती को ऐसी दिशा में ले जाना चाहती थी जो मुझे मंजूर नहीं था। हर्ष गंभीर हो गया। शनिवार की शाम को उसके घर विस्की पीने से बेहतर विकल्प मेरे लिए यह है कि मैं तुम लोगों के साथ बैठकर चाय पीऊं। इस बात को करीब 6 महीने हो रहे हैं। तुम लोगों ने कभी मेरे मुंह से ऐसी बात सुनी जो उसके सम्मान के विरुद्ध हो? लेकिन पहला मौका मिलते ही उसने एकदम बिलो दी बेल्ट हिट किया है। वर्षा स्तब्ध रह गई। कलात्मक नाट्य समीक्षा का यह नया आयाम उसके सामने उजागर हुआ। हो सकता है हर्ष की बात में थोड़ी अतिरंजना हो, पर व्यक्तिगत राग द्वेष सौंदर्य बोधीय मूल्यांकन की कसौटी इस तरह बदल सकते हैं? ये लोग कुछ भी लिख सकते हैं। वर्षा हैरानी से बोली। इस तरह कहो कि यह किसी से प्रदर्शन का अपनी संवेदना के अनुसार मूल्यांकन कर सकते हैं। चतुर्भुज द्वारा बढ़ाई गई सिगरेट के लिए मना करते हुए स्नेह बोले। कोई व्यक्ति किसी कला विधा का समीक्षक कैसे बनता है? संपादक के साथ अपने सही संबंध के कारण सामर्थ्य की बात गौण होती है। आमतौर से तीखा प्रहार करते हुए समीक्षक शिकार का ध्यान रखते हैं। शालिनी ने मेनन या डिटेक्टर पर निशाना क्यों नहीं साधा? सामर्थ्य गौण है, इसलिए समीक्षा आमतौर से सतही होती है। अनुपमा ने कहा। पहले पैरा में ग्रुप के बारे में लिखा, बाद के 2 पैरा में कहानी दे दी, चौथे पैरा में प्रोडक्शन पर फतवा दे दिया, 5वें में एक्टिंग की ग्रेटिंग कर दी। सूक्ष्म रंगदृष्टि, बारीक विश्लेषण की रत्ती भर भी झलक नहीं। कुछ हम लोगों की भी कमजोरी है। वर्षा बोली। हम लोग सिर्फ तारीफ पढ़ना चाहते हैं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हर्ष ने लंबा कस लिया। मैं अपने काम की कमियां और गलतियां जानने को उत्सुक हूँ, लेकिन सिर्फ सुपात्र से, इन ऐरे गहरे नथु खैरों से नहीं। मंजर पर ऐसा सुपात्र कौन है? चतुर्भुज ने पूछा। टाइम्स ऑफ इंडिया के सोमेश को तो जानते हो? स्नेह बोले। वह दूरदर्शन के बड़े अधिकारी हैं और संपादक के घनिष्ठ मित्र। इंटरवल में अलग अलग लोगों की राय पूछकर झटपट रिव्यू तैयार कर देते हैं। शाम भी कलात्मक ढंग से कट गई और 150 रुपए की दिहाड़ी भी बन गई। स्नेह ने अपना परिचित ठहाका लगाया। पर कुछ साल पहले बेचारे बुरे फंसे। सबने उत्सुक होकर स्नेह को देखा। मंजर पर विद्यालय के सबसे वरिष्ठ छात्र होने के नाते ऐसी किंवदंतियां सिर्फ उन्हीं के झोले में थी। कलकत्ता से बहुरूपी राजा लेकर आया। शंभु मित्र मध्यांतर के खिलाफ है। 1 घंटा हुआ तो ड्रामा क्रिटिक बेचैन होने लगे। उन्हें बगल की महिला से फुसफुसाकर पूछा तो वह बोली, मध्यांतर होबे ना। ड्रामा क्रिटिक के सिट्टी पुट्टी गुम। नाटक खत्म होते ही वह बाहर भागे। कैसा लगा? शो के बाद लोग जल्दी में होते हैं। अच्छा है कि साथ उन्होंने टाल दिया। मैं बैक स्टेज बधाइयां देकर निकला तो रोनी सूरत लिए ड्रामा क्रिटिक दिखाई दिए। चतुर्भुज ने मुस्कान के साथ टोका। आपको दया आ गई। आपने कहा लिखो, मैं डिक्टेट करता हूँ। अरे यार, तुम कहाँ छिपे थे? स्नेह ने ठहाका लगाया। अगर सिर्फ रंगकर्मी ही समीक्षा लिखे तो? वर्षा ने पूछा। उनके अपने पूर्वाग्रह होते हैं। स्नेह बोले। हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन के नाट्य समीक्षक सक्रिय रंगकर्मी थे। केरटेन नाट्य दल से जुड़े हुए। डॉक्टर अटल का कोई काम उनके गले नहीं उतरता था। आखिर डिक्टेटर ने दोनों अखबारों के संपादकों को पत्र लिखा और दोनों की छुट्टी हो गई। यहाँ तो फिर भी गनीमत है, हर्ष बोला। न्यूयॉर्क टाइम्स का ड्रामा क्रिटिक अपने एक खराब रिव्यू से किसी भी प्रदर्शन को देखते देखते बंद करवा सकता है। रंग संसार का हिटलर है वह। हर्ष के साथ ज्यादती हुई है, स्नेह ने कहा। लेकिन वर्षा, मुझे खुशी है कि तुम्हारे काम का सही मूल्यांकन हुआ है। वर्षा ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, पर हर्ष चुप रहा। अगर प्रेमी प्रेमिका एक ही कला माध्यम से जुड़े हुए हों तो उनके बीच ऐसा तनाव अनिवार्य है। बस में लौटते हुए वर्षा ने सोचा, एक ही माध्यम में सामान्य पारंपरिक समझदारी बढ़ती है, पर साथ ही उस क्षेत्र को प्रतियोगिता अखाड़े में भी बदल देती है। क्या उसमें इतनी वयस्कता नहीं आनी चाहिए कि वह प्रथा को सही परिपार्श्व में रख सके? यही हर्ष था जो अपने अपने नर्क में उसके प्रति कितना उदार था। सिर्फ इसलिए कि वह नौसिखिया थी, आज वह उसे उसके साथ कदम मिलाकर चल रही है तो हर्ष के आंख को ठेस पहुंच रही है। अगर वे दोनों कुशल चिकित्सक होते और अलग अलग 2 ऑपरेशन कर रहे होते, हर्ष के मरीज का देहांत हो जाता, पर वर्षा अपने रोगी को बचा लेती तो क्या हर्ष उसे बधाई नहीं देता? ऐसी पेचीदगी कला क्षेत्र में ही क्यों है? अन्नपूर्णा अगर संगीत सभाओं में सितार वादन करती है तो क्या रविशंकर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है? उन्होंने अपनी कला को पर्दे में रखने का निर्णय क्यों लिया? शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओलिवियर का अपनी सक्षम अभिनेत्री पत्नी विवियन से विच्छेद क्यों हुआ? लिज और वर्टन के बीच सनातन द्वंद्व क्यों चलता था? स्नेह ने बताया था कि दिल्ली के अंतिम वर्षों में आदित्य एवं मीरावती के बीच झड़पें होने लगी थी। क्यों? वर्षा सीट पे पीछे टिक गई और आंखें बंद कर ली। भूख लग रही है। रविंद्र भवन की सीढ़ियां उतरते हुए हर्ष बोला। सप्ताह भर से हर्ष के साथ उसकी दूर दूर से देखा देखी चल रही थी। आज संयोग से रिपटरी से निकलते समय साथ हो गया था। हर्ष आमतौर से लिफ्ट का व्यवहार करता था और वह सीढ़ियां उतर रही थी, पर न जाने क्यों आज हर्ष सीढ़ियों की ओर मुड़ गया। निरुला, चलते हैं। नीचे आकर हर्ष ने कहा। घर चलो ना, वर्षा ने अनुरोध किया। मैं जल्दी से आलू के पराठे बना दूंगी, तुम्हें पसंद भी है। वर्षा को उम्मीद नहीं थी, पर
हर्ष एकाएक सहमत हो गया। 15 मिनट बाद वह जल्दी जल्दी रसोई में आटा गूंथ रही थी। कुकर में आलू उबल रहे थे। लगभग 20 मिनट बाद वह पराठे, आम का अचार और कॉफ़ी के मग की ट्रे लिए कमरे में आई। हर्ष फर्श के गद्दे पे कुशन गोद में रखे फिल्म फेयर पढ़ रहा था। मैं खिला दूं? उसने पूछा। घर में अक्सर खाना हर्ष स्वयं नहीं खाता था, मम्मी या सुजाता खिलाती थी। जब वर्षा ने पहली बार देखा तो चमत्कृत हो उठी। राज दुलारे के चोंचले देखो। हर्ष ने सीधे बैठते हुए सहमति में सिर हिलाया। 2 निवाले खाने के बाद बोला, अच्छे बने हैं, और कॉफ़ी का घूंट लिया। थोड़ी देर चुप्पी रही। अच्छी गृहस्वामी बनने के काफ़ी लक्षण हैं तुम में, हर्ष बोला। स्वर गंभीर था। वह पूर्ववत नीचे देखती रही, फिर नया निवाला आगे बढ़ाया। चेहरे का भाव बदलने नहीं दिया। अब साड़ी कब पहनोगी? इस बार वह मुस्कुरा पड़ी। कोई मौका तो आए। कांजीवरम में तुम घर में सबको बहुत अच्छी लगी। वह उसकी ओर देख रहा था। थोड़ी देर चुप्पी के बाद वह असहज होने लगी। अचार कैसा लगा? दिव्या लखनऊ से लाई थी। हर्ष मुस्कुराया। साड़ी पहनने का मौका तुम्हें चाहे ना मिले, पर दिव्या का नाम जपने का मौका तुम जरूर ढूंढ लेती हो। कुछ नहीं तो अचार के बहाने ही याद कर लिया। वर्षा मुस्कुराई। और मेरी दिव्या कैसी लगी? हर्ष ने नाही में सिर हिलाया। क्यों? वर्षा चिंक पड़ी। तुमको लेकर उसमें अधिकार की भावना है। उसके होठों पर चंचल मुस्कान थी। वह ट्रे रसोई में रखकर लौटी तो हर्ष ने अपने पास बिठा लिया, फिर कंधे पे हाथ रख अपने साथ सटा लिया। उसके होठों पे उंगली रखकर बोला, अब चुप होती हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हो। वर्षा भीतर ही उदासी से मुस्कुराई। तो अच्छा लगने का यह मूल्य चुकाना होगा? क्या सोच रही हो? वर्षा ने इनकार में सिर हिलाया। मैं तुमको माइंड मॉनिटर के साथ अटैच कर दूंगा। जो तुम सोचोगी स्क्रीन पे आ जाएगा। बस इतनी ही कमी रह गई है, वर्षा ने सोचा। प्रेम में लोग पॉजेसिव क्यों हो जाते हैं? हर्ष बोला। पता नहीं। वह अपने हाथ को थामे हर्ष के हाथ को देख रही थी, जो खूब गोरा था। मेरे दोनों प्रिय व्यक्ति दिव्या और हर्ष कितने उजले हैं। उसने सोचा कि अगर वह हर्ष को यह बात बताए तो वह दिव्या का नाम ले आने का उलाहना देगा। क्यों? तुम नहीं हो? वह मुस्कुराती। जब प्यार करूंगी तभी तो पॉजेसिव होंगी। ओहो, हर्ष हंसा। जरा शाहजहांपुर के सिलबिल का सेंस ऑफ ह्यूमर तो देखो। तभी जीने पे आहट हुई। वर्षा अलग होकर बैठ गई। दीदी मैं आऊं? पहली मंजिल की छोटी सी पिंकी ने झांका। हाँ आओ। पिंकी आगे आ गई। आपकी चिट्ठी है। वर्षा ने देखा। अंतर्देशीय पर किशोर की लिखावट थी। पल भर में उसे सब कुछ याद आ गया। अपना अतीत, वर्तमान में अपनी स्थिति, बृहत्तर संसार के साथ अपना संबंध। चिट्ठी में क्या है, यह अगले अंक में जानेंगे। बाय।